हेलो बच्चों, मेरा नाम है विपिन सिंह। फिजिक्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट के डाउट दूर करने के लिए डाउनलोड करिए डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, डाउटनेट की लाइव क्लास में मैं विपिन सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की आपका जो लेक्चर होने वाला बेटा, ये होने वाला है लेक्चर नंबर 7 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का। ठीक है, तो 7 से पहले जो भी बच्चे नए हैं मैं बता दूं, नए बच्चों को मैं बता दूं बेटा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, ये 6 लेक्चर जो हो गए बेटा, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक सभी लेक्चर्स को आपको देखना है। सभी लेक्चर्स का देखना का मतलब सभी लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट चीजें बेटा। ठीक है, इन लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया है वो सीधे सीधे नीट के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, एम्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, या जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को एकदम इंपॉर्टेंट मान के रखना है, किसी भी क्वेश्चन को कम नहीं आंकना है कि ये नहीं आएगा, ये ऐसा होगा, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सही से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, व्हाट विल वी लर्न टुडे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया था, प्रिज्म खत्म हो गया लगभग। प्रकाशिक यंत्र की बात करेंगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना है, प्रकाश का विवर्तन की घटना को थोड़ा सा देखेंगे, इतना ज्यादा नहीं, सॉरी प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को देखेंगे बेटा। ओके, चलिए ध्यान देते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले की सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। प्रतिबिंब बनना हमने देख लिया, दर्पण से कैसे बनता है, लेंस से कैसे बनता है, और इसके साथ साथ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना के साथ साथ प्रिज्म के बारे में भी हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक नया टॉपिक है, एक नया चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। जो भी मैं यहां पर पढ़ाऊंगा वो ये मान के चलना कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो माध्यम के अणु जो होते हैं, आपतित प्रकाश होती है। जैसे आपतित प्रकाश की बात करें तो जैसे सूर्य से, ये सूर्य है बेटा, सन है। ठीक है, सूर्य से प्रकाश आता है किधर की तरफ बेटा, पृथ्वी की तरफ। ये पृथ्वी है, मान लो हमारी यहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का होता है वायुमंडल बेटा, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल। थोड़ा ज्यादा पास दिख रही है पृथ्वी सूर्य के, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं पृथ्वी की तरफ, इनका सबसे पहले सामना होता है पृथ्वी सतह पहुंचने से पहले इनका इन गैसों से सामना होता है। गैस के कण होते हैं, छोटे छोटे गैस के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, जिनसे प्रकाश टकराता है। ठीक है, तो जब ये प्रकाश की किरण किसी बड़े, मैं कण को एक दिखा देता हूं, बड़ा करके दिखा देता हूं। मान लो इस पर एक प्रकाश की किरण ये आई, इस पर टकराई, तो ये कण क्या करता है, अगर प्रकाश की आवृत्ति इस कण की, जो टुकड़ा है, ये जो कण है, इसके जो आकार है, इसके आकार के आसपास इसके आकार के समतुल्य पड़ जाती है, तो क्या होता है, ये जो प्रकाश आया, इस प्रकाश को ये कण क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या करता है बेटा, अवशोषित। और अवशोषण करने के बाद ये क्या करता है, बेटा, ये कण जो है हर दिशा में, हर संभव दिशा में, चारों तरफ क्या करता है, इस प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त करके बिखेर देता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, जैसे एक हाथ में एक मुट्ठी आप रेत ले लो और उसको ऐसे बिखरा दो, फैल जाए, वैसा चीज। तो एक कण को देखो तो वो प्रकाश को अवशोषित किया और फैला दिया। ठीक है, वही चीज। या आप सरसों लो, एक हाथ में एक मुट्ठी सरसों लो और उसको उठा के फेंक दो ऐसे। ठीक है, ऐसे छोड़ दो तो वो क्या करेगा, हर जगह फैल जाएगी समान रूप से, हर दिशा में। जिधर भी जाने का उसको, जिधर भी जाने की दिशा होगी, जिधर भी उसको जा सकता है, जिधर भी निकल सकता है, निकल जाएगा और फैल जाएगा। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस इतना ही। मेन क्या है, यहां पर 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इस घटनाओं पर एक नियम दिया था। अपने यहाँ के एक वैज्ञानिक भी थे इसमें, जो कि थे रमन, सीवी रमन की बात करेंगे। सीवी रमन को 1930 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने अपने प्रभाव का नाम रखा था रमन प्रभाव।
रमन प्रभाव की बात बाद में करेंगे, पहले वैज्ञानिक रेले की बात करते हैं। रेले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जो प्रकिरणित प्रकाश होती है, मतलब अवशोषित नहीं, ये अवशोषित हुई आने वाली प्रकाश, इसके बाद ये जिसने इसने निकाला, इस कण ने जिस प्रकाश को निकाल रहा है हर दिशा में, इन प्रकाशों की जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा होगी उसके लैम्डा के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है उसकी तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, जो इसकी तीव्रता है, तीव्रता को आई से भी निरूपित करते हैं, अर्थात आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 लैम्डा की पावर 4 के। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टली मतलब आई जो है डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4 के। ठीक है, अब प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि आकाश का नीला होना। आकाश नीला कलर का क्यों दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की वजह से। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? नीला कलर ही क्यों दिखता है? फिर 7 कलर होते हैं प्रकाश में, लेकिन नीला क्यों दिख रहा है? नीला इसलिए दिख रहा है बेटा कि क्योंकि नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है। नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है। तो जो सब, अच्छा, दो मैं किरण को दिखाता हूं, नीले को दिखाता हूं और लाल को दिखाता हूं। तो नीली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कैसी होती है, कैसे चलती है बेटा? बहुत पास पास ऐसे 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 करके चलती है ये। ठीक है, ये नीले कलर का हो गया। जो लाल कलर की होती है प्रकाश बेटा, इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत बड़ी होती है। अब देखो अंतर क्या है दोनों में। अब अगर कण कहीं पर है, देखो अगर कोई कण बीच में आ जाए, कोई भी कण इसके अगर रास्ते में आता है, तो इसके टकराने की संभावना ज्यादा है, इसको ज्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पास ये दोलन करते हुए और तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है, जल्दी इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो ये जो है इसको विरोध का सामना, प्रतिरोधों का सामना ज्यादा करना पड़ता है, अर्थात ये कणों से ज्यादा टकराती है। लेकिन लाल कलर जो है बहुत कम टकराता है और जल्दी पृथ्वी में और पृथ्वी सतह तक ज्यादा पहुंच पाता है और जल्दी पहुंच पाता है। ठीक है, इसी वजह से जो नीला कलर है, नीला कलर ध्यान दो, अगर मैं विबग्योर की बात करूं तो क्या होता है, चलो इधर से लिख देता हूं। 7 रंगों की बात करो तो वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो, जामुनी और ब्लू मतलब नीला, ये 3 जो है इनकी तरंगदैर्ध्य छोटी है। इधर की 3 की तरंगदैर्ध्य बहुत बड़ी है। बीच वाला ये जो जी है, ग्रीन है, ये आसपास है, बीच में पड़ता है। तो लगभग ये जो 3 है, स्टार्टिंग के 3 है, ये जब ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं तो मिल करके जो कलर दिखता है वो आसमानी दिखता है, इसीलिए आसमानी कलर कहते हैं। ये तीनों कलर वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं और तीनों मिल करके आसमानी कलर बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आसमान हमें आसमानी कलर का दिखता है। नीला भी नहीं दिखता, ठीक है, लाल भी नहीं दिखता, हरा भी नहीं दिखता, ठीक है, पीला भी नहीं दिखता। दिखता कैसे है? ना तो एकदम नीला दिखता है, ना तो एकदम जामुनी दिखता है, ना तो एकदम बैगनी दिखता है, मिल करके दिखता है। और दिखता कैसे बेटा? कैसा दिखता है? नीले कलर का। नीला लिखा है लेकिन वास्तव में आसमानी कलर का। दूसरा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब सूर्य उगता है तो मैंने जैसे बताया कि पृथ्वी तक लाल प्रकाश जल्दी पहुंच पाता है, नीला नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से लाल प्रकाश ज्यादा आता है। लाल, ऑरेंज और येलो, ये तीनों ज्यादा आ पाते हैं। इनमें भी लाल और ऑरेंज सबसे ज्यादा आ पाते हैं, तो इस वजह से ज्यादा दिखाई देता है, इसी कलर का दिखाई देता है। ठीक है, नीला कलर पहुंच भी नहीं पाता, क्योंकि जब सूर्यास्त होता है तो पृथ्वी से इसकी सूर्य की दूरी सबसे ज्यादा होती है। हमारे आंखों से सूर्य की दूरी सबसे ज्यादा। जब दोपहर होता है तो सूर्य एकदम आंख के ऊपर है, लेकिन जब शाम है या सुबह है तो बहुत दूर से प्रकाश किरणें आती है। जब दूर से आती हैं तो लाल रंग ज्यादा दूरी तय कर पाती है, नीला और बैगनी और ये सब कलर जो है कम दूरी तय कर पाते हैं, इस वजह से कम दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से वो लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, खतरनाक सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है ज्यादा जल्दी पहुंच सकता है और ज्यादा तेजी दिखाई देता है, चटक दिखाई देगा, इस वजह से लाल रंग। ठीक है, सेम रीजन तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि लैम्डा जो रेड होता है आर ग्रेटर देन होता है लैम्डा किसके? लैम्डा वायलेट के। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और सबसे कम होता है लैम्डा वी के। वी मतलब वायलेट मतलब बैगनी के। ठीक है, अगला है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या है बेटा? जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एवं प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य समान हो। मतलब कि ऐसा समझो कि जो प्रकाश आई और जो प्रकाश यहां से ये निकल रही है, ये दोनों की तरंगदैर्ध्य, अगर मान लो ये लैम्डा तरंगदैर्ध्य आया और लैम्डा तरंगदैर्ध्य का ही प्रकाश ये प्रकीर्णित कर रहा है, निकाल रहा है, तो इसको कहेंगे प्रत्यास्थ। ठीक है, और जब ऐसा नहीं है तो क्या है?
तब फिर रमन प्रभाव, इसको फिर रमन, इस ये वाली खोज जो थी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इसको रेले ने बताया था बेटा। और इसके अलावा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन के अलावा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन जो था उसको रमन ने बताया था, रमन प्रभाव। और उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, लाल रंग और येलो रंग, हमारी जो आंख है उस पर जो लाल रंग का प्रभाव है वो कम पड़ता है। ध्यान देना, लाल रंग चलता दूर तक है। देखो दोनों का अलग अलग संकेत, जब सिग्नल भेजते हैं लाल कलर तो इसलिए भेजते हैं कि अच्छा एक पीली लाइट जल रही हो दूर और एक लाल लाइट जल रही हो तो लाल वाली थोड़ी डिम दिखाई देगी, भले दोनों एक ही तरह के बल्ब हो। लाल वाली थोड़ी हल्की समझ में आती है क्योंकि हमारी आंखें जो होती हैं लाल रंग के लिए कम संवेदनशील होती हैं, लेकिन पीले कलर के लिए ज्यादा संवेदनशील होती है। ठीक है, पीला कलर क्योंकि मध्य में कलर आता है, मध्य में तरंगदैर्ध्य होती है, ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है, और पीला कलर ज्यादा चटक दिखता है आंख को, इसलिए ज्यादा है। ठीक है बेटा, इसलिए पीले कलर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लाल नहीं करते, खतरे के निशान वगैरह के लिए लाल करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा तो देखो कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश तरंगदैर्घ्य से भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न होती है। इस घटना को अप्रत्यास्थ कहते हैं। मतलब अगर आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मान लो लैम्डा है, लेकिन प्रकीर्णन होकर जो निकल रही है, जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कण निकाल रहा है, मान लो ये लैम्डा से ज्यादा है। ठीक है, मान लो लैम्डा डैश या लैम्डा डबल डैश हो सकता है। लैम्डा डैश अगर देखो तो लैम्डा डैश को हम मान सकते हैं लैम्डा से कम भी हो सकता है भाई। लैम्डा डैश से मान लो इसका मान लैम्डा डैश मान लो छोटा है, लैम्डा से जो आ रही थी उससे छोटी भी निकाल सकता है ये, और ज्यादा भी निकाल सकता है। हालांकि ये घटना आपको पढ़नी नहीं है। लैम्डा डबल डैश लैम्डा से भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकता है, ये ओरिजिनल तरंगदैर्घ्य से ज्यादा भी निकाल सकता है तरंगदैर्घ्य, और कम तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकता है। अब ये होता कैसे है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस आपको ये मान के रखना है कि जो आ रही है उससे अलग भी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती है, जिसको रमन ने बताया था, रमन प्रभाव। इसको आप अगर फिजिक्स में अगर आप एमएससी करते हैं या फिर आप फिजिक्स को लेके जाते हैं, आप बीटेक वगैरह में जाते हैं, बीटेक करते हैं, तब आपको रमन प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि वास्तव में रमन प्रभाव है क्या। ठीक है, यहां पर इतना नहीं। अच्छा, अब एक और बहुत ही अच्छी घटना है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड और सबसे रिलेटेड एक घटना है जिसको हम बोलते हैं कि इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें पढ़ना है, जरूरी है, समझना है। आइए समझते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष क्यों बनता है और कैसे बनता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। आपने शायद ध्यान दिया हो कभी, तो इंद्रधनुष एक नहीं दो तरह के बनते हैं बेटा। ठीक है, एक बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला होता है, ज्यादा अच्छा दिखता है, चटक दिखता है। द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा मध्यम सा दिखता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। रीजन देखते हैं क्या है। वायुमंडल में स्थित जल की बूंदें होती हैं जिसके द्वारा प्रकाश के विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। रीजन क्या बता रहा है, अभी इस पर एक प्रश्न भी आएगा, नीट में इसमें प्रश्न आया हुआ है बेटा, नीट में इसमें प्रश्न आया है इस पे। ठीक है, इंद्रधनुष पर एक प्रश्न आया है, मैं अभी दिखाता हूं आपको। तो प्रकाश का विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विक्षेपण क्या है, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाना। ठीक है, अवयवी रंगों मतलब जितने भी रंग है, 7 कलर है, 7 रंग में प्रकाश का बढ़ना ही प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रिज्म में से करके दिखाया था, प्रिज्म से इधर श्वेत प्रकाश जाती थी, 7 कलर की उधर निकलती थी, है ना, वही वाला। अब ये दो तरीके के जो बन रहे हैं, पहला रीजन दिया है 2 अपवर्तन एवं 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। 2 बार अपवर्तन हो रहा है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब बनता है। इसको मैं बताता हूं, इसको आप बस देख लो क्या लिखा है शब्दों में, आपको दिखाता हूं कैसे है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें देखो 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अंतर सिर्फ इतना है, इसमें 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें लाल रंग ऊपर होता है और लास्ट में होता है, नीचे की तरफ होता है बैगनी। इसमें उल्टा होता है, इसमें बैगनी बाहर होता है, बैगनी ऊपर होता है सबसे, और लाल सबसे नीचे होता है। ये इसमें अंतर है। अगर आपको अंतर लिखना है, अंतर के रूप में लिखना है तो लिख सकते हो, मैं दिखाता हूं कैसे। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए आइए दिखाता हूं कैसे बनता है, इसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये जल की बूंद है, ये रेन ड्रॉप्स लिखा है, मतलब जल बूंद। जल की बूंद है,
पहली बूंद और दूसरी बूंद, दो बूंद दिखाया गया है, ठीक है। यहां पर आंख है, यहां पर ऑब्जर्वर है, देखने वाला आंख है। अब ये सूर्य की प्रकाश है, प्रकाश इधर से आ रहा है, तो देखो ये प्राथमिक इंद्रधनुष बना है। प्राथमिक इंद्रधनुष में पहली सतह पर जब बूंद के अंदर प्रकाश जा रही है तो यहां पर देखो इस दिशा में जा रही है, थोड़ी सी ये मुड़ी हुई दिख रही होगी आपको, ये सीधी लाइन नहीं दिख रही है, थोड़ा सा यहां पर मुड़ा है, मतलब एक बार अपवर्तन हुआ। यहां पर क्या हुआ? अपवर्तन। कहां पर, किस बिंदु पर हुआ? किस बिंदु पर अपवर्तन हुआ? इस चलो बिंदु का नाम दे देते हैं ए, ठीक है। मैं इसमें नाम लिख देता हूं कुछ बिंदुओं का, ठीक है, कुछ बिंदुओं का नाम लिख देता हूं बेटा। चलो ये ए बिंदु मान लेता हूं इसको, ये बी बिंदु मान लेता हूं, और ये सी बिंदु मान लेता हूं। यहां से ये सी बिंदु है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं। तो ए बिंदु पर क्या हुआ? ए बिंदु पर क्या हुआ बेटा? अपवर्तन हुआ। ए बिंदु पर अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद ये प्रकाश यहां से गई, बी बिंदु पर टकराई। अब बी बिंदु से बाहर नहीं निकली, ये देखो ये क्या था? ये विरल माध्यम है, वायु माध्यम है। बूंद क्या है? बूंद है बेटा सघन माध्यम। बूंद क्या है? सघन माध्यम भाई, जल है, सघन माध्यम है। अब जब अपवर्तन हो गया तो यहां अंदर गई तो ये एक ऐसे कोण पे गिरी है कि क्रांतिक कोण से इसका मान ज्यादा होना चाहिए, बी का क्रांतिक कोण से ज्यादा मान है। क्रांतिक कोण कितना होना चाहिए? 48 डिग्री। जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 48 डिग्री, ये याद रखना। और 48 से अगर ज्यादा पे पड़ रहा है मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद बी से सी की तरफ, सी बिंदु की तरफ प्रकाश मुड़ गई, ये सी बिंदु की तरफ। और यहां पर पहुंच के प्रकाश को देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश के यहां पर देखो दो बार, एक बार अपवर्तन यहां हुआ, एक बार सी बिंदु पर फिर से अपवर्तन, क्योंकि अब सघन से ये विरल में निकल रही है। पहले विरल से सघन में गई, अब आंतरिक परावर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर सघन से फिर से विरल में आ रही है, और ये आंख तक पहुंच रही है, दिख रही है। दूसरे में देखो, दूसरे में भी सेम चीज दिखाया गया है। यहां पर पड़ी, यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी बिंदु पर आके यहां से टकराया, इधर आया, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां पर दिखाया गया, कुछ चीजें दिखाई गई है। ये जो कलर है बेटा, देखो दोनों में अंतर है। यहां पर दो किरण आपको दिख रही होंगी, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ये जो नीचे किरण आती है, ये होती है बैगनी कलर। इसमें ये बैगनी है और ये लाल है। इसमें ये जो दो निकल रही है, इस बूंद से जो निकल रही है, नीचे वाली क्या है? बैगनी है। इसमें भी ऊपर वाली क्या है बेटा? ये ऊपर वाली क्या है? लाल कलर है, ठीक है, लाल कलर है। अब देखो जो बैगनी किरण निकलती है वो लगभग सॉरी, ये उल्टा हो रहा है। यहां पर ये लाल होगा, लाल कम डेविएट होती है, बैगनी ऊपर ज्यादा होगी, ठीक है। थोड़ा उल्टा लिख गया यहां पर, ठीक है। ये बैगनी है बेटा और ये वाली लाल है, और यहां पर ये वाली बैगनी है, ये वाली बैगनी हो जाएगी और नीचे वाली हो जाएगी लाल। तो लाल के लिए जो कोण बनता है वो 42 डिग्री बनता है, और बैगनी के लिए जो कोण बनता है वो 40 डिग्री। मतलब बूंद से निकलते समय जो बैगनी किरण के लिए कोण होता है वो लगभग 42 डिग्री का होता है, क्योंकि ये कम विक्षेपण हो रहा है, इसका कम विचलित होती है, और 40 डिग्री पर निकल रही, मतलब ज्यादा विचलित हो रही है, ठीक है। तो ये ज्यादा विचलन की घटना हो रही है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये कम विचलन के साथ, ये ज्यादा विचलन के साथ, इसमें उल्टा हो जाता है। यहां पर प्रकाश आई और कुछ इस तरह से टकराती है कि अंदर जाने के बाद ये यहां इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो फिर एक बार टकराएगी, फिर 90 डिग्री का कोण बनेगा और फिर बाहर निकलेगी। बाहर निकलती है तो जो ऊपर है वो क्या है? जो ऊपर है वो क्या है बेटा? बैगनी, नीचे जो है लाल है, ठीक है। नीचे वाली लाल है, तो यहां पर नीचे वाली ये लाल कलर है और ऊपर वाली जो होती है बैगनी कलर। तो बैगनी, देखो जिसका कोण ज्यादा होगा वो लाल कलर हरदम होगा, जिसका कोण छोटा होगा वो हरदम बैगनी कलर होगा। तो यहां पर बैगनी कलर और लाल कलर, ठीक है, सॉरी, बैगनी कलर और लाल कलर। लाल कलर बड़ा कोण बना के निकलेगी, ठीक है, बड़ा कोण मतलब कम विचलित हो रही है, और ये छोटा कोण बनाएगी, ज्यादा विचलित होगी, ठीक है। कौन? बैगनी कलर। सेम चीज है, बस इसमें एक ही अंतर है कि यहां पर प्रकाश की किरण दो बार आंतरिक परावर्तन हो रहा है, सतह के अंदर देखो दो बार हो रहा है, यहां पर बस एक ही बार अंदर टकराई और बाहर आ गई, एक बार टकरा के बाहर आ गई है, ठीक है, ठीक है बेटा। यहां पर और यहां पर अंतर मैं बता देता हूं। प्राथमिक में लाल ऊपर होता है, लाल ऊपर होता है, या ऐसे मैं बना ही देता हूं, प्राथमिक मैं बना देता हूं। प्राथमिक के लिए मैं दिखा दूं आपको कैसे बनेगा। इंद्रधनुष ऐसे सा होता है ना, ये तो लाल कलर ऊपर दिखेगा बेटा, लाल कलर ऊपर दिखेगा, और
जो नीचे दिख रहा है बैगनी कलर जो होगा बेटा वो नीचे दिखेगा, ठीक है, बैगनी कलर नीचे दिखेगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। और ये ज्यादा चटक है, इसमें उल्टा होगा। इसमें क्या होता है, बैगनी कलर ऊपर दिखता है और लाल कलर जो होता है बेटा, लाल कलर नीचे दिखता है। ये एक बड़ा अंतर है, ठीक है। ये प्राथमिक है इंद्रधनुष और ये द्वितीयक इंद्रधनुष है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें। तो ये कुछ दिन पहले मैंने एक ये प्रश्न पढ़ाया था आपको, कौशी की प्रमेय बताया था। कौशी का विक्षेपण सूत्र बताओ कौन सा सही है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं इसके लिए आपको, जल्दी से बताओ। ये एम्स का क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है मतलब, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को सीरियस लेकर करना है एकदम। आंसर बताओ बेटा जल्दी से, कौन सा आंसर करेक्ट है। इसके बाद दूसरा ये प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, फिर ये दूसरा प्रश्न नीचे। एन क्या है यहां पर, एन यहां पर क्या है बेटा, एन जितनी बार लिखा है ये एन नंबर नहीं है कोई। एन क्या है यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है बेटा, जिसको हम म्यू से लिखते थे, ठीक है। म्यू, म्यू मैं म्यू लिखता था ना, इसको म्यू लिखता था। क्या है ये, क्या बोलते हैं बेटा, एन या म्यू को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, है ना। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर मैंने बताया था a प्लस बी बटा लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी बटा लैम्डा की घात 4 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, ऐसे बताया था। तो यहां पर बटे में नहीं लिखा है, तो इसी को मैं लिखूं तो म्यू बराबर लिख सकता हूं a प्लस बी, लैम्डा ऊपर जाएगा तो लैम्डा की घात 2 लिखा है मतलब लैम्डा की घात -2 लग जाएगा, प्लस सी, लैम्डा की घात 4 लिखा है ऊपर जाएगा तो लैम्डा का घात -4 हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश। तो देख सकते हो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा आपका। कौन सा बेटा, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो आप ए नंबर में दिख रहा है यही चीज, एन बराबर यहां पर लिखा है, मैंने म्यू बताया था आपको, ठीक है। तो पहले का ए करेक्ट है, एकदम ध्यान से करना आंसर, कंफ्यूज मत होना। जब नीचे से ऊपर जाती है चीजें तो स्क्वायर उसमें जो इसका वर्ग होता है, जो भी चीज उसकी घात होती है वो माइनस में हो जाती है, जैसा कि मैंने दिखाया करके। अब देखो, इंद्रधनुष के निर्माण में सूर्य से प्रकाश किरण का पानी के बूंदों में होता है, क्या होता है, पानी की बूंद में क्या होता है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर करना है आपको। केवल विक्षेपण होता है, केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा, सी नंबर करेक्ट होगा बेटा, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। पीछे देखो तो यहां पर मैंने स्टार्टिंग में ही प्रकाश के विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है, ठीक है। विक्षेपण, यहां पर जो अपवर्तन हो रहा है पहले सतह पर, यहीं पर प्रकाश अलग अलग रंगों में बट जाती है। वास्तव में अगर मैं एक गोला बना के दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसे सा दिखेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यह श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, यह श्वेत प्रकाश है। अब यह प्रकाश की किरण यहां जब गिरती है तो यहां पर गिरने के बाद इसको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। देखो थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाती है इधर। अब ये एक किरण नहीं मुड़ी है कि श्वेत प्रकाश मुड़ी है, वास्तव में यहां पर ये 7 प्रकाश की किरण इस तरह बन गई है, ये इस तरह से ये 7 कलर में टूट गया है। अब ये 7 कलर इस तरह से निकलते हैं एक करके, इस सतह से जब निकलते हैं तो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, ये दूर दूर होकर इस तरह से निकलते हैं और ये हमें प्यारा सा ऐसे इंद्रधनुष बनता हुआ दिखता है, ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो वो सही से इस तरह से जब दिखता है, ठीक है। मैंने यहां पर सिर्फ दो कलरों को दिखा रखा है कि लाल और बैगनी सिर्फ दिख रहा है, वास्तव में 7 कलर निकलते हैं बेटा, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी या प्रकाशिक यंत्रों की बात करेंगे, सही से सुनना। ये थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, क्योंकि एक ही जैसी चीज दिखेंगी आपको, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे। पहले सूक्ष्मदर्शी 2 तरह के हम पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी और यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो पहली है सरल सूक्ष्मदर्शी। अच्छा, उपयोग क्यों करते हैं, ये प्रकाशिक उपकरण होता है जिसमें लेंस लगे होते हैं, और लेंस से हम क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता का हम उपयोग करते हैं। आवर्धित करके लेंस को, मतलब प्रतिबिंब को आवर्धित मतलब बड़ा करके हम देखते हैं। कोई छोटा सा जैसे वायरस है, अब इसको देखना है तो डॉक्टर के हाथ में होती है सूक्ष्मदर्शी, ऐसी सी हैंडल वाली छोटी सी, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, हैंडल की तरह ऐसे होती है, हाथ में पकड़ रखते हैं, उसे आंख के पास लगा के ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, और इससे क्या करते हैं डॉक्टर, छोटी, बहुत छोटी चीज नहीं बल्कि वैसी चीज देख पाते हैं जो हम आंख से नहीं देख पाते हैं, तो उसको देखते हैं। तो इसके लिए m बराबर सूक्ष्मदर्शी का होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण, दृष्टिकोण क्या होता है बेटा, मान लो
अच्छा, दृश्य कोण मैं आपको बता दूं, दृष्टि मतलब होता है जो जो आंख पर कोण बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब जो आंख पर कोण बना है, मतलब कोई चीज मैं देख रहा हूं, अगर कोई वस्तु, ये मान लो ये एक चलो मैं मान लेता हूं कि कोई, मान लो ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है बेटा, ये मोमबत्ती इस तरह से जल रही है। अब ये जो मोमबत्ती है, ये आंख पर मैं अगर यहां से देख रहा हूं तो मेरी आंख पे कितना कोण बना रही है, मतलब ये मान लो यहां पर कोई आंख है, मैं मान लो ये प्रतिबिंब देख रहा हूं किसी चीज, इसका मैं प्रतिबिंब देख रहा हूं, तो ये आंख पर कितना कोण बना रही है, जो कोण आंतरित होगा आंख पे, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीटा। अब अगर वस्तु को देखो तो वस्तु से, अगर ये वस्तु होती, मान लो ये वस्तु है, पहले चलो मान लेते हैं वस्तु, तो वस्तु है तो ये अल्फा कोण बनाएगी आंख पे। अब इसका मान लो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब मैं देख रहा हूं, मान लो इधर कोई लगा है, मान लो यहां पर लेंस रखा हो और इसको या सूक्ष्मदर्शी लेके मैं इसको बड़ा करके देखूं, तो बड़ा करके देखूं तो मैं मान लो ये पीछे चलाई गई, ठीक है, ये बहुत बड़ी इसका प्रतिबिंब बना दिया, इसका प्रतिबिंब मान लो इतना बड़ा सा बन रहा है, इतनी बड़ी सी मुझे ये बना दिया। कोई लेंस ऐसा था कि जो इस मोमबत्ती को बढ़िया सा बड़ा सा बना दिया, ठीक है, ऐसा सा बना दिया, ये बड़ा सा प्रतिबिंब बना दिया। तो अब ये आंख पर कितना कोण आंतरित करेगा, इस कोण को बोलेंगे बीटा, ठीक है। नग्न आंखों से बिना किसी चीज को लगाए हुए जो वस्तु को देखते हैं वो अल्फा कोण बनता है, जब प्रतिबिंब को देखेंगे तो वो बीटा कोण बनेगा। मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसे। तो ये एक प्रतिबिंब का चित्र है, यहां पर हैंडल वगैरह लगा होता है और ऐसे इसको पकड़ के देखते हैं। ये लेंस है, मतलब वही वाली चीज जो अभी मैंने बताया था, ये इस तरह से होती है, बस एक छोटी सी हैंडल और इस तरह से लगी होती है, और ये डॉक्टर हाथ में ले रहते हैं और इसमें हैंडल लगी रहती है, इसको देखते हैं, बस सीधा से एक कांच का टुकड़ा जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये एक सूक्ष्मदर्शी हो गया, इसे हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे करके देखते हैं, जो वही वाली चीज एक लेंस है। अब ये लेंस जो है ये है, मतलब ये हैंडल में लगा हुआ लेंस है, इधर से देखेंगे तो गोलाकार दिखेगा, वैसे ही आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है। अब ये वस्तु रखी है, ए भी क्या है, वस्तु है, तो बिना अगर लेंस को रखे अगर इस वस्तु को देखेंगे तो जो ये कोण आंतरित करेंगे वो अल्फा कोण है, और ये जो प्रतिबिंब इसका बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा, काल्पनिक और सीधा तथा बड़ा। काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, ठीक है। मतलब वस्तु क्यों इसका काल्पनिक बन रहा है, क्योंकि ये फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखी है। मैंने बताया था ना, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु होती है तो लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा बनाएगा, ठीक है, सीधा बनाएगा और काल्पनिक बनाएगा, ठीक है। तो बना रहा है, तो वही चीज है। तो देखो छोटी सी चीज को बड़ा बना के दिखा रही है, इसलिए हम सूक्ष्मदर्शी इसको बोलते हैं, और छोटी सी चीज को, सूक्ष्म चीज को बड़ा करके दिखाती है तो सूक्ष्मदर्शी। अब ये कोण, ये जो किरण थी, वो ये जो वस्तु थी, वो अगर छोटा सा कोण बनाती थी अल्फा, तो ये किरण जो है, ये वस्तु जो है वो कितना कोण बना रही है, बीटा कोण बना रही है आंख पर। यहां पर आंख है बेटा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर आंख है, ठीक है, ये आंख है, यहां से देखना है, ठीक है, यहां से देखना है। तो वही चीज इसमें लिखा है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है बेटा, यह फोकस कम दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस होता है, सिंपल सा उत्तल लेंस होता है, एक फ्रेम लगा होता है, और इसे हाथ में पकड़ के इसको आप देख सकते हैं, सिंपल सा। इसे आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस भी कहते हैं। इससे पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजों को पढ़ भी सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका आवर्धन नहीं होता, कम होता है, इतना बहुत अच्छी सूक्ष्मदर्शी नहीं होती, लेकिन सरल होती, बहुत सरल होती, सिंपल। बस एक हाथ में लेके इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे जो घड़ी वगैरह बनाते हैं, घड़ी की सुई वगैरह जो लगाते हैं, एकदम छोटे छोटे जो काम करते हैं, बारीक काम करते हैं, जो घड़ी वाली दुकान पे होंगे, घड़ी वाली दुकान पे आप कभी जाओगे तो उनके पास भी यही होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, ठीक है। अब जो खून वगैरह चेक करते हैं उनके पास यौगिक सूक्ष्मदर्शी या इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा लिखा है आवर्धन जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब डी मतलब डी बराबर, याद रखना, हरदम 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर प्रतिबिंब हम क्यों बनाते हैं बेटा, कोई बच्चा बताएगा मुझे कि हरदम हम 25 सेंटीमीटर पर क्यों प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। कोई भी उपकरण हम बनाते हैं तो उसका हम ध्यान रखते हैं, कोई भी उपकरण बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इसका जो आंख पर प्रतिबिंब बने, आंख से दूरी हो प्रतिबिंब की, हरदम 25 सेंटीमीटर हो। क्यों, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तक आंख स्पष्ट देख सकती है, सबसे स्पष्ट कहां देख सकती है, 25 सेंटीमीटर पर। इससे ज्यादा कम पे अलग बात है, कम कर देंगे तो फिर देखेगा नहीं। तो हम कोशिश करते हैं, जो भी यंत्र बनाए जाते हैं, प्रकाशिक यंत्र जितने भी बनाए जाते हैं, जितने भी लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी जो भी बनाई जाती हैं, वो इसलिए 25 सेंटीमीटर रखा जाता है ताकि आंख आराम से, बिना आंख पे जोर डाले, आंख आराम से देख पड़े।
एकदम आराम से, आंख पर कोई जोर न पड़े, एकदम आराम से देख सके और साफ साफ दिखाई दे। इससे आंख में कोई दोष भी उत्पन्न नहीं होगा। बिल्कुल न्यूनतम स्पष्ट दूरी होती है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए आवर्धन क्षमता दिया गया है। अच्छा, दो स्थितियां हैं इसमें, दो स्थितियां हैं। यदि प्रतिबिंब डी पर बने 25 सेंटीमीटर, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो देखो जब अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, एक नोट पॉइंट लिख लेना सब लोग, नोट पॉइंट लिख लो। जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, प्रतिबिंब जो है अगर अनंत पे है, अपने शब्दों में लिखना इसको, प्रतिबिंब अगर बेटा अनंत पे बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब अगर अनंत पे बन रहा है, तो इस कंडीशन में आंख को श्रांत आंख कहते हैं। श्रांत आंख मतलब बिना आंख पे जोर दिए, जैसे आप तारों को देखते हैं, तारा स्टार्स को देखते हैं, एकदम आराम से, आंख पे कोई जोर नहीं पड़ रहा है, एकदम आराम से आप, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करनी, आंख के साथ घूरना नहीं है, आंख पे जोर नहीं डालनी है कि क्या हो रहा है, एकदम आराम से शांत आंखों से देखना कहते हैं उसको श्रांत। जब भी आपसे पूछा जाए कि श्रांत आंख क्या होती है, श्रांत आंख मतलब जब प्रतिबिंब बहुत दूर है, अनंत पे बन रहा है, या वस्तु बहुत अनंत पे है, उसको अगर देखा जाए तो वो क्या है, श्रांत आंख। अब देखो जब जब डी पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर डी पर बन रहा है जब प्रतिबिंब, वी क्या है, ये आई लेंस होता है ना, आई मतलब आंख यही होती है, तो इसको नेत्र लेंस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस मतलब आई होता है ना, नेत्र मतलब आई, ई वाई ई, इसीलिए इसको एल ई भी बोलते हैं, एल ई मतलब नेत्र लेंस, लेंस ई, ठीक है, आई वाला लेंस, ठीक है। तो इसीलिए इससे दूरी लिया गया है तो वी ई लिखा जा रहा है, ठीक है, आई लेंस से दूरी वी ई, डी बराबर डी पर। अब ये कहां तक हो सकती है, प्रतिबिंब डी से लेकर अनंत तक कहीं भी बने, इससे पीछे नहीं बनना चाहिए, डी दूरी से 25 से कम नहीं होना चाहिए, दूरी 25 से अनंत तक कहीं भी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। चलो एम डी एवं एम अल्फा दो चीज है, तो एम डी बराबर होता है 1 + d बाई अल्फा, अधिकतम, ठीक है, ये अधिकतम है जो कि आवर्धन हो सकता है। डी एफ क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी, डी क्या है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी, 1 + d बाई एफ, इसको इस तरह से लिखते हैं। अब जब अनंत पे बन रहा है तो क्या है, न्यूनतम आवर्धन, न्यूनतम आवर्धन जो है एम अल्फा बराबर डी बटे एफ, डी बाई एफ यहां पर है और यहां पर 1 + d बाई एफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहां से आया, कैसे आया, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, ये सूत्र आपके सामने लिखा ना, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण बीटा बटा वस्तु द्वारा निर्मित कोण अल्फा, इन दोनों का अनुपात ही है, ठीक है। जब डी दूरी पर है, जैसे हम लिखते हैं ना बेटा, साफ साफ ये वाला सूत्र याद रखो आप, एम बराबर लेंस के लिए हरदम याद रखना, लेंस बराबर वी बटा क्या लिख सकते हैं, यू, वी बाई यू, यही होता है लेंस के लिए। दर्पण के लिए -v बटा यू होता है, इसके लिए v बटा यू होता है। क्यों होता है, मैंने बताया था कि प्लस क्यों हो जाता है, क्योंकि लेंस और प्रतिबिंब दोनों तरफ एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं, इसलिए v प्लस हो जाता है। अब ये वाला जो सूत्र है, इसमें v जो है, v मतलब v बराबर क्या है, d है, तो इसलिए d लिखा है। और u क्या है, u क्या है, u क्या है, u क्या है, वस्तु कहां है बेटा, वस्तु अगर अनंत पे अगर हम देख रहे हैं तो इसलिए f ले लेते हैं, ठीक है। मतलब फोकस दूरी पर अगर रखेंगे तभी तो अनंत पे बन सकता है, अगर वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तभी प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा ना, इसलिए v जो है यहां पर जो u है जब f के बराबर हो जाएगा तभी प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ध्यान दो, अगर प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, इसका मतलब वस्तु कहां रखा है, वस्तु रखा है फोकस पर, वस्तु फोकस पे होगा तभी प्रतिबिंब अनंत पे बन सकता है, नहीं तो कभी नहीं बन सकता। किससे, उत्तल लेंस से। तो इसीलिए v बाई यू ही है, ये लिखा है d बटा एफ। समझ में आ रही है बात, इसको याद करने में आपको तकलीफ ना हो तो ये याद रखो, v बटा यू, v क्या है यहां पर, v कहां बन रहा है प्रतिबिंब, उसको यहां पर d बोला गया है क्योंकि d दूरी पर बन रहा है, तो v बराबर d लिख दिया। अरे d बराबर 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, 35 पे बनेगा तो d का मान 35 लिखेंगे, ठीक है। f का मान फिक्स होगा क्योंकि इससे ज्यादा दूरी पर रखेंगे तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाने स्टार्ट कर देगा। इसलिए आवर्धन हमें कब चाहिए, हमें आभासी प्रतिबिंब बनाना है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब चाहिए। अगर मैं f से पीछे वस्तु को रख दूंगा तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब बना देगा, उस तरफ बना देगा। समझ में आ रही है मेरी बात, काल्पनिक बनाएगा और उस तरफ प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट कर देगा, आंख का दिखाई नहीं देगा, कोई मतलब नहीं है, ऐसा प्रतिबिंब बनने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रतिबिंब कहां बनना है, हमारे F और O के बीच में वस्तु को रखनी चाहिए ताकि प्रतिबिंब बड़ा बने, आभासी बने, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां तक छोटी सी बात। अब यदि आंख व लेंस से a दूरी पर है, आंख जो है लेंस से अगर a दूरी पर है, मतलब लेंस से आंख की दूरी यहां पर, यहां तक की दूरी अगर a दे रखी है,
ठीक है, कुछ दूरी पर है, क्योंकि अब लेंस में आंख को सटा के तो नहीं रखते हैं ना, थोड़ी सी दूरी तो होती है। ऐसा तो नहीं कि आंख का लेंस और ये वाला लेंस एक दूसरे के ऊपर चिपका देते हैं, ऐसा तो होता नहीं, दूर होता है ना, कुछ कुछ दूरी पर देखते हैं। तो अगर ए दूरी पर है तो एम डी जो होता है, एम डी जो होता है, ये देखो ये जो स्थिति है वो आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर डी दूरी पर आंख को रख के देख रहे हैं, अगर एकदम पास में नहीं है लेंस के, लेंस से आंख की दूरी कुछ ना कुछ है, तो डी में से ए कम कर देते हैं, क्योंकि देखो डी तो यहां से यहां तक की दूरी है, ए तो और पीछे है, आंख तो और पीछे है, तो आंख को देखना है तो डी से कम कर देते हैं। ठीक है, जितना दूरी बढ़ रही है उसको घटा देंगे, तब अब आ जाएगा बराबर। और सेम चीज यहां भी करेंगे, सेम चीज यहां भी करेंगे, सेम चीज दोनों में कर देंगे, बस ए कम कर देना है। अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें दो लेंस हो जाते हैं। पहला लेंस छोटा होता है, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस, क्योंकि आंख यहां पर होती है। आंख कहां है बेटा? आंख यहां पर है। ठीक है बेटा, आंख जो है यहां पर है, और इस वजह से ये क्या है? नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है, और ये वाला होता है अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, अब देखो हो क्या, अब देखो यहां पर जो अभिदृश्यक लेंस है उसके पास वस्तु रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब इसने बनाया। किसने? इसने इसका, इस वस्तु का, ये वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया ए डैश बी डैश, इसने बनाया ये प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि यहां पर रखा है तो इसका प्रतिबिंब बना दिया इसने। अब यहीं पर इन दोनों के बीच, इन दोनों लेंस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस लेंस को, जो द्वितीयक लेंस है, ये प्राथमिक लेंस इसको बोल दो, इसको द्वितीयक लेंस, तो जो दूसरा लेंस है, जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस को क्या दिखेगा? नेत्र लेंस को ये वस्तु दिखेगी। नेत्र लेंस के लिए ये वस्तु है, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है। ध्यान देना, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए ये वस्तु है। ठीक है, नेत्र लेंस के लिए ए डैश बी डैश वस्तु है। ठीक है, इसको वस्तु समझकर, देखो ये क्या है, इसको मूर्ख बनाया गया है, इस लेंस को, इसको वस्तु समझकर, ए डैश बी डैश को वस्तु समझ के इसने क्या किया? इसको बड़ा बना दिया। कितना बड़ा बना दिया? आवर्धित कर दिया, और जिस तरफ था उसी तरफ। अर्थात मुझे एक चीज याद आ गई यहां से, अगर मैं ध्यान दूं तो हमने पढ़ रखा है कि लेंस तभी उसी तरफ प्रतिबिंब बनाता है जब ये फोकस और ओ के बीच में रखा हो। अगर ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होगी तभी इसका इसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा बेटा? काल्पनिक है, या आभासी बोल सकते हैं आप, आभासी या काल्पनिक। काल्पनिक बड़ा है, ठीक है, काल्पनिक तथा बड़ा, और लेंस के जिस तरफ है उसी तरफ। इसका मतलब ये पक्की बात है कि इसका जो फोकस है, इस लेंस का जो फोकस है, इससे दूर होगा, कहीं यहां तक। समझ में आ रही मेरी बात? इसका जो फोकस है कहीं यहां तक होगा, कहीं इधर होगा, मान लो फोकस, ठीक है, एफ ई में मान लो यहां है, मतलब इसका फोकस यहां तक फैला होगा, इसका मतलब है। ठीक है, और इसके लिए अगर देखो तो ये फोकस से दूर होगा, यहां पर कहीं फोकस इसका होगा, ये फोकस से पीछे रखिए तभी इस तरफ प्रतिबिंब बना पा रहा। अगर इसके फोकस पे रखते तो प्रतिबिंब कहां बनता? अनंत। इसके फोकस और ओ के बीच में रखता मैं तो प्रतिबिंब कहां बनता? इसी तरफ सीधा। लेकिन फोकस से पीछे इसलिए इसने बना दिया यहां, और इसको वस्तु समझ के इसने बना दिया बड़ा, क्योंकि ये फोकस और ओ के बीच में प्रतिबिंब बना रहा है। मतलब इन लेंसों को कुछ ऐसे से संयोजित किया जाता है कि इसका प्रतिबिंब हमेशा इसके फोकस के और ओ के बीच में बने। ठीक है, ये याद रखना। इन दोनों लेंसों को कुछ इस तरह से संयोजित किया जाता है, इनकी दूरी कुछ ऐसी रखी जाती है कि इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमेशा इसके फोकस से कम दूरी पर बने। समझ में आ रही है? मतलब इसके फोकस के अंदर बने, इसके फोकस से बाहर बन जाएगा ना तो ये भी उधर प्रतिबिंब बना देगा, लेकिन फोकस के अंदर है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना के लंबा कर दिया और बना दिया इसको ए डबल डैश बी डबल डैश। समझ में आई? यहां तक होती है बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो प्रतिबिंब कहां से कहां तक हम देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं ना। आंख हमारी कहां से कहां तक की वस्तुएं देख सकती है भाई? 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक देख सकते हैं हम, अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। कहां से लेके? 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक। तो इसीलिए वीई जो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, डी दूरी से लेके अनंत तक में कहीं भी बन जाए हम देख लेंगे, लेकिन डी से पीछे नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगी, हमारी आंख खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ इसका चित्र, और चित्र के साथ साथ अब इधर स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है ये बस पढ़ लो आप, अब कहानी बस बची है। ठीक है,
यही पूरा पूरा नियम यही है, बस चित्र याद रखना, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अब इसमें लिखा है, इसमें दो अभिसारी लेंस, अभिदृश्यक एवं नेत्र लेंस होता है, दिख ही रहा है आपको। नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए, दिख ही रहा है, बड़ा लेंस है, इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ चित्र में। व्यास भी बड़ा है, नेत्र लेंस बड़ा है, लेंस बड़ा है। छोटा लेंस कौन सा है? अभिदृश्यक लेंस, इसको मैंने पहले ही बताया आपको। मध्यस्थ प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब आवर्धित होता है, आभासी एवं उल्टा बनता है। तो देख सकते हो उल्टा है, वास्तविक है मतलब आभासी, काल्पनिक है मतलब आभासी, इसको आभासी बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, आभासी बोल सकते हैं इसको। और बड़ा बन रहा है, दिख ही रहा है आपको। आवर्धित बन रहा है मतलब बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, बस यही गुण है इसके। अब इसके कुछ सूत्र जो है मैं आपको दिखा देता हूं, सूत्र क्या है। ठीक है, चलिए सूत्र देखते हैं। अच्छा, ये वाला लेंस ना, ये सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा का ही काम कर रहा है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करती थी, वस्तु को इस तरह बड़ा बना देती थी, बस इसमें देखो तो उल्टा था, यहां पर जैसा था इसी को बड़ा कर देती थी। इसी चित्र को उल्टा समझ लो, मतलब जो दूसरा लेंस है ना, वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह ही काम कर रहा है, बस ये प्राथमिक लेंस थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा है। ये इसके लिए वस्तु यहां पर बना, वस्तु यहां पर बना, इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, लेकिन इसके लिए ये वस्तु का काम करता है, इसको ये बड़ा कर देता है। तो पहला लेंस जो है वो दूसरा काम करता है, दूसरा लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा ही काम कर रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा है वो। ठीक है, इस पे अब छोटे छोटे कुछ बातें हैं। कुल आवर्धन कितना है? तो अभिदृश्यक लेंस का रेखीय आवर्धन गुणे अभिनेत्र लेंस का कोणीय आवर्धन, ऐसा बोल सकते हैं हम, MO गुणे ME, क्योंकि यहां पर दो लेंस है तो दोनों का आवर्धन अपना अलग अलग है। पहला लेंस देखो, अभिदृश्यक लेंस रेखीय आवर्धन कर रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। क्या बना रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनाया, मतलब इसके लिए सूत्र है M बराबर V बटा U के। ये वाला सूत्र पर ये काम कर रहा है। कौन सा? अभिदृश्यक लेंस को LO से निरूपित करते हैं, नेत्र लेंस को LE से निरूपित करते हैं। I लेंस है ये, ठीक है, और अभिदृश्यक लेंस है। अब M बराबर MO बराबर V बटा U हो गया। दूसरा क्या लिखा है बेटा? ME। ME के लिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, जिसको हमने MD लिखा था क्योंकि एक ही था। तो ME अगर इसको बोलो तो क्या था? D बटा F आ गया था आपका, आराम से देखो D बटा, अच्छा D बटा F मैंने लिखा था, तो D बटा U लिख सकते हैं ना, क्योंकि U बराबर F हो गया था ना। यहां पर देखो सेम चीज है, V बटा U था, और U की दूरी कितनी थी? U की दूरी कितनी थी बेटा? F पर रख दिया था। देखो अनंत पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो अनंत पर कब बनेगा? जब F पर रखते थे। तो सेम चीज, मतलब U की दूरी है यहां पर देखो, तो पहला MO बराबर है बेटा आपका V बटा U, लेकिन किसके लिए? V और ये जो अभिदृश्यक लेंस है उससे दूरी VO, और इससे दूरी क्या है? वस्तु की दूरी क्या थी? UO। और इसके साथ साथ ME जो है, जो अभिदृश्यक लेंस है, उसके बाद अभिनेत्र लेंस है। अभिनेत्र लेंस जो बना रहा है वो भी V बटा U है, लेकिन V कितनी दूरी पर बन रहा है? D। V बराबर क्या है? D। VE जिसको हम लिखते हैं, VE लिख दो यहां पर, चाहो तो मैं VE लिख दूं ना, VE बटे UE लिख सकता हूं, लेकिन VE बराबर कितना दिया है? देखो D दिया है यहां पर, देखो VE बराबर कितना लिखा है बेटा? D लिखा है। तो यहां पर इसीलिए क्या लिखा है? यहां पर D लिखा है, इन दोनों का गुणनफल कर दिया है, मतलब M बराबर आ गया, टोटल मैग्निफिकेशन पावर M बराबर आ गया है MO गुणे ME, और ये बराबर हो गया है VO बटे UO गुणे में है D बटा UE। बस यही चीज तो लिखना था आपको, सूत्र सेम है, बस दो लेंस हो गए, इसलिए नीचे O लिख गया। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस के लिए, नेत्र लेंस है तो E लिख गया। ठीक है, O मतलब अभिदृश्यक लेंस, E मतलब नेत्र लेंस। ठीक है, ये आप याद रखना अपने से शॉर्ट नोट्स में, एक लाइन में O मतलब अभिदृश्यक लेंस, जहां पर O लिखा है जिस चीज के नीचे, मतलब अभिदृश्यक लेंस की बात कर रहा है, जहां पर भी E लिखा है मतलब नेत्र लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, सूत्र सेम है आपका, M बराबर V बटा U सेम है, बस V को VO बटा UE लिख दिया है। चित्र में देखते रहो, यहां से यहां तक की दूरी, वस्तु की दूरी कितना है? VO। इसका जो प्रतिबिंब बनाया यहां बनाया, इसकी दूरी यहां से इस लेंस कितनी है? VO। इस लेंस से ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो इसकी दूरी कितनी है? UE। और इसने यहां से प्रतिबिंब बना दिया कितनी दूरी पर? VE, और जो कि बराबर है D के, मतलब 25 सेंटीमीटर पर। तो D लिख दिया, VE बटे UE लिखो, या VE को ही हमने क्या लिख दिया? VE को हमने क्या लिख दिया? D। तो D बटा UE लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, एकदम ईजी है, सही से समझोगे तो सब हो जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब नली की लंबाई इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर नली की लंबाई मतलब
नली की लंबाई की जब हम बात करते हैं मतलब एक लेंस से दूसरे लेंस की दूरी कितना है बेटा, देख सकते हो आप कितना हो रहा है, VO प्लस UE, ठीक है, VO प्लस UE हो रहा है। देखो VO इस लेंस से इस लेंस की दूरी देखो, ये वाली दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है UE, और यहां से यहां तक की दूरी है VO, मतलब VO प्लस UE, ये पूरी दूरी हो गई। अब इसमें आपको यहां पर दिख रहा होगा चित्र में, यहां पर लिखा है मॉड U, मॉड UE लगा है। मॉड क्यों लगा है बेटा, कोई बच्चा बताएगा मॉड क्यों लगा है? कोई भी बच्चा मुझे बता दे तो मैं मतलब समझ जाऊंगा। क्योंकि जो लेंस है, लेंस से जब इस तरफ की दूरी लेते हैं तो ऋणात्मक हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम दूरी मान रहे हैं ना, नली की लंबाई कभी ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, इसलिए इसका मान हम वस्तु के लिए या प्रतिबिंब के लिए इसकी दूरी ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन नली की लंबाई जब मानेंगे, जिस नली में इसको फिट किया जाता है, ये ऐसा इसीलिए इसको नली क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि पहली नली पतली होती है और ये नली बड़ी नली के बीच में जो बड़ा लेंस लगा होता है, ये बड़ा लेंस जो लगा है इसके लिए एक अलग नली होती है, ठीक है, और ये इस तरह से फिट होती है, ऐसी सी, ठीक है, ऐसी से फिट होती है, और यहाँ पर आंख लगा के देखा जाता है, यहाँ पर आंख लगा के देखा जाता है, ठीक है। तो यही नली की लंबाई, ये नली यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई, यही नली की लंबाई है, ठीक है, यही नली की लंबाई है बेटा, जिसको हम L बोल रहे हैं। क्या है ये, VO प्लस UE, ठीक है। मतलब इस लेंस से इस लेंस की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी, जो नली बनाई जा रही है ना, जो बनाया जाता है, यंत्र जो बनाया जा रहा है उसमें, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सेम चीज आपके पास लिखी है, इसमें VO V0 का मान निकाल दिया, 1 प्लस D बाई FE, कुछ देर पहले ही दिखाया था आपको कैसे था, V0 बटा UE D बटा FE लिखा ही है, इसको मान बाहर ले लिया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर यही है। और VO को क्या लिख सकते हैं आप, आपके पास सूत्र है, बस यहाँ पर क्या किया है, लेंस सूत्र आपको यूज किया है, 1 बटा F बराबर होता है 1 बटा V माइनस 1 बटा U, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का यूज करके इसने क्या किया है, VO की जगह पर मान लिख दिया FO के रूप में, और UO को लिख दिया इस तरह से, तो मान लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल। बाकी सारी चीजें आप ध्यान से देखना और इसको कर सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की दूरी मतलब D दूरी पर बन रही है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने। अनंत पे बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये लेंस सूत्र दिख रहा है आपको, लेंस सूत्र दिख रहा है, इस लेंस सूत्र में V कहां बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर, मतलब VE बराबर क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत रख दिया। UE कहां होगा तब अनंत पे बनेगा, तो UE का मान कितना होना चाहिए बेटा, F के होना चाहिए, तो देखो F के मान क्या आ गया, ठीक है, FE। तो UE का मान जब FE होगा, जब फोकस पे रखी होगी वस्तु, तभी प्रतिबिंब अनंत पे बन सकता है, वही चीज दिखाया गया है आपको, सेम चीज सूत्र के माध्यम से दिखाया गया है। बाकी उसका मान उठा के यहां रख दिया, और ये चिन्ह परिपाटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद रखनी है, ये हर जगह काम करेगी। जो चिन्ह परिपाटी बता रखा है सेम चिन्ह परिपाटी है। अच्छा, नेत्रिका लेंस की लंबाई यहां पर लिखी है, ठीक है, नेत्रिका लेंस की लंबाई VO प्लस UE लिखो, और यहां पर UE था, लेकिन जब अनंत हो गया तो अनंत पर अब वस्तु कहां रखी है, UE बराबर हो गया FE के, देखो UE बराबर FE आ गया, तो जहां पर UE लिखा है वहां पर FE लिख दिया, ये हो गया V0 प्लस FE। सेम चीज ये जो आया है ना, ये प्रश्न नीट में पूछा गया था, ये वाला, ये प्रश्न नीट में पूछा जा चुका है, नेत्रिका लेंस की लंबाई पूछी गई थी, ठीक है। चलो अब ये चिन्ह परिपाटी आप देख सकते हैं। देखो सेम एक चीज याद रखो, लेंस से दाईं तरफ जाएंगे, लेंस है, लेंस के पीछे की तरफ जाएंगे तो सारी चीज धनात्मक, लेंस से आगे तरफ आएंगे तो सारी चीजें ऋणात्मक लेंगे। दूरी का ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हो, अगर आप चित्र बना लो, कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें देखोगे तो आपको सारी चीजें ऐसे ही मिलेंगी जैसे इसमें लिखा है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस चित्र देखो, चित्र से देखो कि यह चित्र बना है, ये लेंस बना है, लेंस के इधर जाऊंगा तो सारी दूरी ऋणात्मक मैं मानूंगा, इधर जाऊंगा तो सारी दूरी धनात्मक होगी। दूसरा लेंस लिखा है तो दूसरे लेंस के लिए इधर ऋणात्मक होगा, उसके पीछे धनात्मक होगा, तो बस दो लेंस लगे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष देख लो बस, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब खगोलीय दूरदर्शी की बात करेंगे। दूरदर्शी पे आ गए हम, ठीक है। दूरदर्शी ये याद रखना, सूक्ष्मदर्शी पास की वस्तुओं को देखने के लिए होता है बेटा। सूक्ष्मदर्शी बेटा हरदम ये पॉइंट लिख लेना एक जगह पर। सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को, छोटी वस्तुएं तथा पास की छोटी वस्तुओं, या ऐसा लिख लेना, सूक्ष्मदर्शी पास की स्थित छोटी वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूरदर्शी दूर की स्थित वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब दूर की वस्तुओं मतलब कितनी दूर,
हजारों करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर तक की दूरी की वस्तु हम देख सकते हैं। जैसे हमें बृहस्पति ग्रह को देखना है, बृहस्पति ग्रह के 62 उपग्रह है तो हमें उनको देखना है, शनि को देखना है, चंद्रमा को देखना है, मंगल ग्रह को देखना है, तो हम यहां से इस तरह के खगोलीय दर्शी का उपयोग करके हम देख सकते हैं। तो ये दूर स्थित वस्तु, जो छोटी वस्तु है, उसको हम बड़ा करके देखते हैं, जिसको हम आंखों से नहीं देख पाते। वो वास्तव में वस्तु बड़ी है लेकिन इतनी दूर है कि हमें छोटी दिखाई देती है। तो दूर स्थित छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए, ठीक है, और पास स्थित छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, दूर स्थित छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, दूरदर्शी। चलिए आइए, ये जो दूरदर्शी है ये बस पार्थिव पिंडों को नहीं, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, ठीक है, चंद्रमा ग्रह जितने भी ग्रह हैं सबको देखने के लिए। अब इसमें देखो एक चीज उल्टा हो गया। सूक्ष्मदर्शी में ये वाला लेंस नेत्र लेंस था और ये बड़ा था, इसमें ये नेत्र लेंस, ये यहां पर अभिदृश्यक लेंस जो है, ये अभिदृश्यक लेंस जो है बेटा, यहां पर अभिदृश्यक लेंस जिसको हम LE बोलते हैं, नेत्र LO बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, LE बोलते हैं, इस लेंस को LE बोलते हैं बेटा, ठीक है। यहां पर ये बड़ा है, ये छोटा है। कोई बच्चा बताएगा कि ये बड़ा क्यों है और ये छोटा क्यों है? कोई इसमें उल्टा क्यों है? नेत्र लेंस छोटा क्यों रखा, आगे वाला लेंस बड़ा क्यों है बेटा? सूक्ष्मदर्शी में आगे वाला छोटा था, पीछे वाला बड़ा था, इसमें आगे वाला छोटा है, आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। उल्टा क्यों किया? बस इतना ही अंतर है, याद रखना, सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर है नहीं बेटा। सिर्फ यही एक बड़ा अंतर है, जो कि इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में सेम अंतर, सेम एक यही एक पॉइंट है जो कि अंतर है, बाकी सारी चीजें। अब देखो, जब पास में आपके वस्तु है तो उस पर आप टॉर्च से प्रकाश डाल सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं और उस पर वस्तु को चमकीला बना सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं, दर्पण लगा सकते हैं और उसमें आने वाला प्रकाश जो आंखों में है उसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे मैं अब मान लो मुझे मंगल ग्रह को देखना है, तो मंगल ग्रह से आने वाला प्रकाश इतना कम आता है कि हमारी आंखों पर चमकता नहीं, उतना ज्यादा पड़ता नहीं। तो प्रकाश की उपस्थिति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी चारों तरफ है। तो मंगल ग्रह से आने वाला जो प्रकाश है, वास्तव में वो प्रकाश जो वहां से टकरा के आ रहा है, हमारे इस यंत्र तक बहुत कम मात्रा में प्रकाश पहुंचता है। और अगर मैं छोटा लेंस इस्तेमाल कर दूंगा तो इसमें और कम प्रकाश आएगा। तो इसलिए उसको बड़ा करते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा जो कम प्रकाश आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश इस लेंस पर पड़ सके, ताकि जो इसका प्रतिबिंब बने वो हम आसानी से देख सकें और स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकें। ठीक है, समझ में आ रही बेटा? ज्यादा प्रकाश आएगा तो इस देखो, अब पास में है तो अगर छोटा भी लेंस है तो काफी चमकीला प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन अगर दूर है, बहुत अरबों खरबों किलोमीटर दूर है कोई चीज, तो वहां से प्रकाश बहुत कम आ रहा है, तो कम प्रकाश आ रहा है, तो हमें द्वारक बढ़ाना पड़ेगा लेंस के, ताकि ज्यादा हिस्से में प्रकाश पड़े लेंस के। जितने ज्यादा हिस्से में लेंस के प्रकाश पड़ेगा, उतना अच्छे से उसका उपयोग करके, इन सब प्रकाशों का उपयोग करके एक प्रतिबिंब बनाएंगे, स्पष्ट जाके हमें दिखे। ठीक है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप का बिल्कुल उल्टा होता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें उसके उल्टा लिखी गई हैं बस। अब दृश्यक लेंस यहां पर बड़ा हो गया नेत्रिका लेंस से, तो इसकी फोकस दूरी बड़ी हो गई, इसकी फोकस दूरी छोटी होगी। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इसका द्वारक या व्यास अभिदृश्यक लेंस का बड़ा है, इसका छोटा है। यह व्यास लिखा है, डी मतलब छोटा, डी मतलब व्यास। ठीक है, बीच में बना प्रतिबिंब छोटा उल्टा हुआ वास्तविक है। जैसे वहां पर बन रहा था सेम हो रहा है। देखो यहां पर जो बन रहा था सेम हो रहा है, सेम ऐसा ही कर रहा है, बस ये लेंस यहां आ गया है, ये लेंस यहां आ गया है। ठीक है, बाकी कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब छोटा, उल्टा एवं आभासी होता है। अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है देखो, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब, अच्छा इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है, अब देखो मैं यहां पर क्यों बोला जा रहा है कि ये छोटा और आभासी बन रहा है प्रतिबिंब, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर मैं मान लो चंद्रमा को देख रहा हूं, तो चंद्रमा बहुत बड़ा है और इसका प्रतिबिंब हम बना के देख रहे हैं इतना बड़ा। तो इस वास्तविक ये वस्तु है बेटा, इस वस्तु को हम यहां पृथ्वी पर बैठकर, क्योंकि बहुत दूर से देख रहे हैं, इसलिए छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन ये चंद्रमा से क्या बड़ा होगा? क्या चंद्रमा जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब क्या बन पाएगा?
नहीं बन पाएगा ना, इसलिए यहां पर लिखा है, ये शब्द जो लिखा है छोटा, अंतिम प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है, ये जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है PQ, इसको देखो अगर तो ये छोटा है किसके सापेक्ष, इससे बड़ा मत देखना कि इससे तो बड़ा बन रहा है, अरे बेटा इससे नहीं, जो चंद्रमा है चंद्रमा से छोटा बन रहा है ना, तो चंद्रमा से छोटा है, उल्टा है और आभासी है। किसके सापेक्ष? चंद्रमा के सापेक्ष उल्टा है, आभासी है। आभासी क्यों? क्योंकि ये लेंस इधर ही बना रहा है, आंख यहां पर रखी हुई है, ये आंख यहां पर लगाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए, छोटी छोटी बात है, ध्यान देते रहना। आवर्धन, सेम चीज, आवर्धन फिर से निकाला गया है यहां पर। अब आवर्धन देखना, FO बटा F, यहां पर फोकस दूरी के रूप में लिया गया है। FO किसकी फोकस दूरी है बेटा? अभिदृश्यक लेंस की, जिसको LO हमने बोला है और इसको LE बोला है। ठीक है, तो देखो इसकी फोकस दूरी FO है, यहां से यहां तक दिख रही है आपको, समझ में आ रहा है बेटा? इसकी फोकस दूरी FO है, इसकी फोकस दूरी जो है वो LE है बेटा, सॉरी FE है। इसकी फोकस दूरी क्या है? FE है। और इसकी फोकस दूरी के अंदर ये बना हुआ है, ये ध्यान रखना, इसके फोकस दूरी की ये अंदर बना है, कहीं ये अंदर ही है, वस्तु अंदर होगी तभी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये हरदम याद रखना। तो MD बराबर -FO बटा MV, किसके लिए लिख रहे हैं? D के लिए, इसके लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, FO बटा FE 1 + FE बटा D एवं M अल्फा अगर अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तो -FO बटा FE, क्योंकि FE जो है यहां पर क्या बन रहा है, कहां पर बन रहा है बेटा? फोकस दूरी तो वही, लेकिन D कितना हो गया? D कहां है? अनंत पर। M अल्फा जब हम लिख रहे हैं तो वस्तु कहां बन रही है? वस्तु अभी D पर बन रही थी, D दूरी पर बन रही थी तब, अब वस्तु प्रतिबिंब D पर बन रही थी, मतलब 25 सेंटीमीटर पर। अब ये कहां बन रही है? अनंत। अगर अनंत कर देंगे तो 1 बटा अनंत कितना हो गया? 0। तो FO बटा FE का गुणा होगा 1 में, तो यही आ जाएगा FO बटा FE। सेम चीज, यही सूत्र है, सेम चीज, वही सूत्र बार बार, M बराबर V बटा U, V बटा U। लेकिन यहां पर V और U को फोकस के रूप में लिखा गया है, इसका फोकस और इसके फोकस के अनुपात को लिया गया है। FO इसका फोकस, FE इसका फोकस, बटे में कर दिया है फोकस के रूप में। नली की लंबाई फिर से है, नली की लंबाई LD कितनी होगी? इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा? किसकी है? FO + UE। यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी है? FO, और यहां से यहां तक की जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना है? UE। तो ये कितना हो गया? दूरी पूरी मिला के कितनी हो गई? L बराबर FO + UE। साफ साफ दिखना है आपको प्रतिबिंब चित्र में, यही चीज है। और अनंत पर जब होगा, जब अनंत पे होगा, तो अनंत पे कब हो सकता है? जब ये FE पर, जब ये वस्तु जो है, ये जो वस्तु है, ये वस्तु कहां पर हो? अगर यहां पर फोकस पे इसके रखी गई हो, इसके फोकस पे अगर रखी गई होगी, तब ये प्रतिबिंब कहां बनाएगा? अनंत पे बनाएगा, तो FO + FE हो जाएगा। तो FO और FE मतलब इस लेंस को थोड़ा सा पीछे खिसकाना पड़ेगा। ये लेंस जो होता है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं खिसका के, ध्यान देखना, इस लेंस को हम आगे पीछे अपने आंख के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, फोकस सेट करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी देखा होगा आपने, उसमें डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, जो खून चेक करते हैं वो छोटा ऐसे ऐसे घुमाने वाला होता है, घुमाते हैं तो वो नली ऐसे आगे पीछे होती है, निकलती है, ऐसे कम ज्यादा करते हैं, देखा होगा आपने। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस सेम चीज है, चित्र को देखो, चित्र याद रखना, ऐसा करना, बस चित्र को बना के रखना, बाकी सारी चीजें अपने से लिखने की कोशिश करना। हेडिंग लिखा करो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी लिख के इसके बारे में चित्र बना लो। चित्र बनाने के बाद इससे रिलेटेड जितनी चीजें आपको चित्र में पता है सब लिखो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, फोकस दिख रहा है फोकस लिख दो, दूरी दिख रही है दूरी, नली की लंबाई दिख रही है नली की लंबाई लिखो, आवर्धन दिख रहा है आवर्धन लिखो। इसके बाद मिलाओ इससे मिलाओ कि जो आपने यहां पर देख के लिखा, क्या यहां से मैच हो रहा है, क्या जो सही चीज लिखी है, क्या सच में जो आपने लिखा वो सही है? अगर सही नहीं है तो आपने गलत कहां किया है। करोगे तो 2 बार करने मात्र से ही आपको ये जन्म भर याद रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, करना कैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब पार्थिव दूरदर्शी, ये बहुत ही मजेदार है। जो ये खगोलीय दूरदर्शी है इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस लगा दिया। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में एक एक्स्ट्रा लेंस लगा दिया। ये जो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है इसको इसने ऊपर कर दिया, बस, और कुछ काम नहीं है। सेम काम है खगोलीय दूरदर्शी को पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव मतलब पृथ्वी पर स्थित दूर वस्तुओं को देखने के लिए बनाया गया है। ध्यान देना, यहां पर एक एक्स्ट्रा लेंस आ गया। ये लेंस जैसा था LO वहीं पर है, नेत्रिका लेंस वहीं पर है, बीच में इसकी दूरी बढ़ा के यहां पर एक छोटा लेंस और फिट कर दिया गया। ध्यान देना, छोटा लेंस एक फिट कर दिया गया है। अच्छा, मैं इससे पहले यहां थोड़ा सा भूल जाऊं, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना, सभी बच्चे बताएंगे मैं जो पूछने जा रहा हूं।
यहां पर अगर ये C है और यहां पर इसका ये प्राथमिक वक्रता केंद्र और दूसरा द्वितीय वक्रता केंद्र, इस पे मान लो यहां पर इस ऊंचाई की एक वस्तु रखी है, इसको थोड़ा सा स्केल से नाप के बनाना होगा कि ये दूरी जो हमने ली है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर AB वस्तु रख रहा हूं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एग्जैक्टली दूसरे C2 पर, मतलब दूसरे वक्रता केंद्र पर बनेगा। एग्जैक्टली कहां बनेगा बेटा, दूसरे वक्रता केंद्र पर। और कितना बड़ा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है, ये याद रखना। होता है कि नहीं, ये अगर इसकी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा तब बनेगा जब ये C1 पे रखा होगा तो ये C2 पर प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये जो लेंस रखा जाता है बीच में वो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपको। A डैश B डैश एक प्रतिबिंब जो बना रहा है, ये AB वस्तु थी, इसको इसने A डैश B डैश बनाया और ये A डैश B डैश को बस नीचे से ऊपर कर रहा है। क्या कर रहा है ये, इसका काम क्या है बेटा, नीचे से ऊपर कर देना। ना तो लंबाई में वृद्धि कर रहा है, ना छोटा कर रहा है, ना बड़ा कर रहा है, बस पलट के ऊपर कर रहा है। अर्थात ये जो वस्तु बन रही है इस लेंस के सामने, ये इसके लेंस ये कहां पर रखी है, इस लेंस के ये रखी है वक्रता केंद्र C1 पर और ये अपने C2 वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बना रहा है। दिख रहा है आपको यहां पर, बस ये है कि इसको पलट दो, इसको पलट दो ऐसे लेंस को, तो ये नीचे है, नीचे को ऊपर कर देगा। अगर मैं लेंस में रखूं, लेंस के सामने यहां पर रखूं कोई चीज, तो ये क्या करेगा, इसको पलट देगा ना भाई, है ना, पलट ही तो देगा, ऐसा पलट करके सीधा कर देगा बस। तो सीधा करने का काम कर रहा है, जिसको सीधा, अगर सीधा है तो उल्टा कर देगा, उल्टा है तो सीधा कर देगा। तो सीधे को देख सकते हो आप, ये क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, तो उल्टे को क्या कर देगा, सीधा कर देगा। इसका काम क्या है, पलट देना। तो बस पलट रहा है। बाकी इसका काम जो था यहां पर, जो काम इसका काम था कि इसको बड़ा आवर्धित बना देना, सेम चीज ये ऐसी जगह प्रतिबिंब बनाता है कि ये जो दूसरा LE है, नेत्र लेंस है, इसके फोकस के अंदर इसका प्रतिबिंब बने। मान लो इसका फोकस F यहां है, किसके लिए, FE यहां है, FE यहां है, मतलब ये जो प्रतिबिंब दूसरा, ये दूसरा लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है इसके फोकस के अंदर बना रहा है, तभी इसका ये आभासी प्रतिबिंब और बड़ा बना दे रहा है। ये फाइनल इमेज है, फाइनल अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। बाकी कोई अंतर नहीं है, देख सकते हैं आप, अपने से सारी चीजें लिखी हैं, कोई अंतर नहीं, लेंस वही लगा है, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस बड़ा है, नेत्रिका लेंस छोटा है, लेकिन एक छोटा सा लेंस और बीच में इसमें घुसेड़ दिया गया बीच में, ताकि ये जो उल्टा चीज बन रहा था खगोलीय दूरदर्शी में उसको सीधा किया जा सके। और इसको सीधा करके इसको बस एक एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं, इसका नाम बदल जाता है पार्थिव दूरदर्शी। इसका उपयोग हम पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के लिए, जैसे आप मान लो कि जैसे आप आर्मी वालों को देखो तो वो चट्टान की चोटियों पर, पहाड़ियों पर क्या करते हैं, दुश्मनों पर नजर रखने के लिए उनके पास ये दूरदर्शी होती है। तो वो क्या करते हैं, चोटी पर इसको लगा देते हैं और आराम से 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर तक जहां तक देख सकते हैं वो देखते हैं इससे, ठीक है, घुमा घुमा के। तो इस तरह से वो सभी चीजों पर नजर रखते हैं, आराम से उनके पास ये होता है ऑपरेटर्स, लगा देते हैं पहाड़ के सबसे ऊंची वाली चोटी पर और चारों तरफ नजर रखते हैं आराम से बैठ करके एक जगह, हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस छोटा सा अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है, मक्खन की तरह सेम लिखा है, FO/FE वही चीज है। बस ये अब ये क्या कर रहा था, यहां पर देखो अंतर देखना, अंतर देखना, यहां पर जब हम आवर्धन निकाल रहे थे तो माइनस चिन्ह लगा था, बाकी ये चीज देखना, ये माइनस का प्लस कर देगा। क्यों, क्योंकि ये यहीं पर आभासी बना रहा था, नीचे बना रहा था, अब इसको ऊपर कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। बाकी कोई चीज में आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा, सेम चीज है, ठीक है। निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, नीचे से ऊपर पलट दिया, बस, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, सही है ना, बढ़िया, मजा आया, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने देखो ऐसे पढ़ोगे ना आप, एक एक अगर सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी को ऐसे पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इसको एक साथ खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सारे अंतर समझ में आते रहे कि किसमें क्या ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेंस है, बाकी सारी चीज है। इन दोनों लेंसों की थोड़ी दूरी बढ़ा के बीच में एक अलग लेंस को फिट कर दिया। क्यों किया है ये याद होना चाहिए, इस लेंस को उल्टे को सीधा करने के लिए। बाकी इसका काम जो था वो वही काम कर रहा है, इसका जो काम था वही काम कर रहा है, ये बस एक्स्ट्रा काम कर गया, नीचे से ऊपर कर दिया, बाकी इसका काम अपने आप वही करेगा।
इसके लिए अभी तक प्रतिबिंब नीचे बनती थी, यहीं पर ये लगा होता था, तो इसको ये यहीं पर बड़ा बना देता था। अब इसको सीधा कर दिया तो ये क्या कर दिया, सीधा कर दिया इसको। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब है गैलीलियो दूरदर्शी। ये भी एक पार्थिव दूरदर्शी है, लेकिन इसमें यहां पर अवतल लेंस लगा है। ये एक ऐसा दूरदर्शी है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बच्चों को भ्रमित करता है। ठीक है, ये बच्चों को भ्रमित करने के लिए डाला जाता है। ध्यान देना क्यों, इससे पहले आपने जितने भी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी देखे, सब में सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस था। अब पहली बार यहां पर आपको अवतल लेंस देखने को मिलेगा। तो बहुत बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि किस प्रतिबिंब में किस प्रकाशिक यंत्र में या किस दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन दे देगा आपको चूज करना होगा गैलीलियो दूरदर्शी को। याद रखना, गैलीलियो दूरदर्शी नाम है, लेकिन होता है ये होता है पार्थिव दूरदर्शी। ये खगोलीय पिंड को देखने के लिए नहीं उपयोग होता है, ये उपयोग होता है पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं को देखने के लिए। याद रखना, ये भी इसके नाम ये भ्रमित बहुत करता है। ऐसा दूरदर्शी है जो कि भ्रमित करता है। दूरदर्शी के नाम से बच्चे सोचते हैं कि यह खगोलीय चीजों को देखने में काम आता है, लेकिन यह वास्तव में पार्थिव दूरदर्शी होता है। साफ साफ आपके सामने लिखा है, गलत मत करना, बहुत कंफ्यूज करता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजन से बचना है। तो यहां पर अभिदृश्यक लेंस सेम है, नेत्र लेंस बदल गया है। ये नेत्र लेंस होता है। अवतल लेंस किस तरह का है, ये क्या काम कर रहा है, नेत्र लेंस है। यहां पर नेत्र लेंस को अवतल लेंस से परिवर्तित कर दिया। यहां पर उत्तल होता था, उत्तल को चेंज करके अवतल कर दिया, तो ये नेत्र लेंस बन गया। देखो क्या कर रहा है ये, कर ये रहा है कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। अभी इसको मैं अंतर दिखाता हूं आपको, अंतर देखना। अभी तक जो ये किरण आती थी, प्रकाश की किरण, मान लो इस तरह से जाती थी। ठीक है, ऐसी सी प्रकाश की किरण जो जाती थी, यहां से ये ऐसे गई और यहां से आई, मान लो इसको टकरा के ये गई और इसको यहां से टकरा के ये बना दिया, यहां पर प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करते थे, यहां पर लगा देते थे उत्तल लेंस और इसको क्या करते थे, इसको बड़ा सा प्रतिबिंब यहां पर बना देते थे। यहां पर ऐसे बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाता था, आप देखते थे यहां से ऐसे बड़ा सा प्रतिबिंब बनता था, उल्टा बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो अभी देखो क्या होता था, इस प्रतिबिंब के पीछे लेंस होता था। उत्तल लेंस जितनी बार लगता था, इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब था, इसके पीछे होता था लेंस। यहां पर इसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है यहां, लेकिन इस प्रतिबिंब से इसको पहले रखा जाता है। हरदम और हरदम ध्यान देना, अवतल लेंस प्रतिबिंब से पहले रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आभासी ही बनाता है, चाहे इसके फोकस के पास रखी हो या कहीं भी रखी हो, ये हरदम और हरदम आभासी ही बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसकी एक खासियत है कि सिर्फ आभासी बनाएगा। इसमें आभासी बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, हमें इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखना पड़ता था, लेकिन इसमें नहीं। ठीक है, चलिए, ये अंतर है जो कि मैंने मेन जो पॉइंट था मैंने आपको समझाया। अभी जब मेन पॉइंट है, जो अंतर है वो यही है कि यहां पर जितने भी लेंस अभी तक हमने रखे थे उत्तल लेंस, सब यहां रखे जाते थे इस प्रतिबिंब के बाद, लेकिन यहां पर इस प्रतिबिंब के पहले ही इस लेंस को फिट किया गया है। ठीक है, और बस अल्फा और बीटा कोण, अल्फा कोण क्या है बेटा, ये अल्फा कोण है, ये क्या है, दृश्य कोण है, और ये वस्तु द्वारा कोण जो बनता है बीटा कोण बनाया गया है, इसको बीटा कोण बोलते हैं। तो इस प्रतिबिंब को इसने सीधा कर दिया, आभासी और सीधा। ठीक है, ये क्या बन रहा है, आभासी सीधा, बस यही है। ठीक है, इसके लिए देखो इसकी फोकस कहां है, FO यहां पर है, लेकिन ये क्या है, इसके लिए ये वस्तु दिखेगी, ये जो प्रतिबिंब, इसके लिए ये जो प्रतिबिंब है, इसके लिए वस्तु दिख रहा है। इस वस्तु को पलट करके इसने सीधा कर दिया, इधर बना दिया। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसका यूज क्या है बेटा, जैसे पिछले वाले का यूज था सेम यूज है, बस इसमें 3 लेंस लगाते थे। सेम काम को करने के लिए 3 लेंस लगाया जाता था, जो पार्थिव दूरदर्शी था। ये भी वही करता है पार्थिव दूरदर्शी, लेकिन 2 ही लेंस में काम चल जाता है, एक सीधा, एक उत्तल और एक अवतल। सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है, बस एक सीधा है, एक अवतल है, एक उत्तल है। ठीक है, 3 लेंस की जगह पर 2 लेंस रखो। इसमें क्या देखो, उसमें दिक्कत क्या थी, इसमें ज्यादा इसके देख रेख और रख रखाव की ज्यादा जरूरत है। इसमें 3 लेंस होते हैं, तीनों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है।
तीनों की सेटिंग करनी पड़ती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले को, ये थोड़ा सरल है, इसमें एक लेंस फिक्स रहता है, बस एक ही लेंस को आगे पीछे सबको करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको इस लेंस को भी आगे पीछे करके सेट करना पड़ता है, फिर इस लेंस को भी सेट करना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके ध्यान रखने के लिए इसमें कम ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सीधा सीधा इसका यूज़ करना आसान है। इसमें क्या है, इसके लिए नली की लंबाई ज़्यादा होनी पड़ेगी, मतलब बड़ा बनेगा। इसके लिए जो इसके लिए यंत्र बनेगा, ये यंत्र ज़्यादा बड़ा होता है आकार में भी और वजन में भी। ये हल्का होता है, छोटा होता है, इसके नली की लंबाई कम में ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये खासियत है। ठीक है, बस यहां पर बाकी खासियत तो मैंने बता दी, और ये पॉइंट्स लिखे हैं कुछ। अभिदृश्यक अपसारी एवं अभिनेत्र अपसारी होता है। अभिसारी मतलब अभिदृश्यक, अभिसारी मतलब उत्तल, अभिसारी मतलब होता है उत्तल, याद रखना। ठीक है, अपसारी मतलब होता है अवतल। हरदम ये याद रखना, कभी कभी नाम में कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, अपसारी मतलब फैलाना होता है, अभिसारी मतलब इकट्ठा करना होता है। ठीक है, तो ये इकट्ठा करता है और ये क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, और आवर्धन क्या है, आवर्धन सेम चीज जैसे वहां था, बस यहां पर अब ये अवतल हो गया तो चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो चिन्ह ऋणात्मक हो गया। सूत्र वही है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। अनंत हो गया तो डी का मान अनंत कर देंगे, तो एफ ई बटा अनंत मतलब 0, तो एफ ओ बटा एफ ई बचेगा, एफ ओ बटा एफ ई बचा। अनंत के लिए सेम सूत्र है, कोई परिवर्तन नहीं। बस आवर्धन का सूत्र यहां पर जब डी दूरी पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तो थोड़ा सा चेंज आता है। चेंज क्या है, ऋणात्मक चिन्ह, बस, और कोई चेंज नहीं है। नली की लंबाई सेम, एफ ओ यहां तक है, एफ ओ में से यूई को घटा दो, मतलब यहां से यहां तक की लेंस। देखो जो नली होती है, नली मतलब दो लेंसों के बीच की दूरी, हरदम याद रखना। नली की लंबाई मतलब लेंसों के बीच की दूरी। ये अपने शब्दों में लिख लेना कि नली की लंबाई का मतलब क्या है कि लेंसों के बीच की दूरी। ठीक है, अभिदृश्यक, वो भी अभिदृश्यक लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी, ऐसा लिख लेना। ठीक है, बाकी आपके सामने सारी चीजें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट बचा है और इसके बाद क्लास आज का ये जो प्रकाशिक यंत्र है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो लास्ट बचा है परावर्तक दूरदर्शी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का एक दूरदर्शी होता है, उसमें इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही पढ़ना, सिर्फ फालतू की चीजें मत पढ़ना। पढ़ने बैठोगे तो अभी बहुत तरह की दूरदर्शियां होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैसग्रेन दूरदर्शी, इसको कैसग्रेन भी बोलते हैं, याद रखना, कैसग्रेन दूरदर्शी या कैसग्रेन परावर्तक दूरदर्शी भी, ऐसा भी नाम लिखा होता है। तो कैसग्रेन इसको बोलते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, अब कैसग्रेन दूरदर्शी क्या है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या लिखा है, F1 एक फोकस है, यहां पर एक यहां पर क्या बना है, एक अवतल दर्पण है, देख सकते हैं आप, बना हुआ है, सॉरी उत्तल दर्पण है। यहां पर ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण मतलब अंदर की तरफ कलई की है, बाहर वाला इसका परावर्तक सतह है। इसका फोकस अंदर की तरफ होता है, हरदम याद कराइए। दर्पण वाला है, परावर्तक मतलब अभी तक सभी लेंस वाले थे, ये एक दर्पण पर आधारित है। तो ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, यहां पर भी एक होता है लेंस, दर्पण होता है। ये दर्पण जो होता है, ये होता है अवतल दर्पण होता है बेटा, अवतल दर्पण। तो प्रकाश की किरण गई, यहां टकराई, टकराने के बाद इस उत्तल दर्पण पर टकराती है और सीधा यहां पर एक खोखला गोला होता है, छेद बना होता है, जहां से प्रकाश की किरण आंख पर आती है, दिखती है। सेम चीज, और ये वाली प्रकाश की किरण जो इधर जाती है, टकराती है, और इस तरह से ये बना होता है। इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि टकराने के बाद इसके सीधे हो जाएं। ठीक है, ये मुख्य ये क्या होता है बेटा, मुख्य रेखा होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से चलती हुई काट करके इस तरह से पहुंच जाती है यहां पर। इसको देखो, आंख को मिल गया, प्रतिबिंब बन गया, बस बहुत आसान सा है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन, क्योंकि कोण पे जा रहा है, देखो कोणीय आवर्धन हो रहा है, कोण बनते हुए, सारी चीजों में कोण, कोई समांतर चिन्ह नहीं है। कोणीय आवर्धन जो है, या आवर्धन सिर्फ आप बोल सकते हैं, चाहो तो सिर्फ आप आवर्धन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवर्धन को एम, छोटा एम से वैसे दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा एम लिखा है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक क्या है बेटा, अभिनेत्र लेंस ये है, अभिदृश्यक ये है। ठीक है, अभिदृश्यक ये वाला है, जिस पर पहली बार प्रकाश किरण टकराती है वो अभिदृश्यक होता है। जहां पर प्रकाश बाद में पहुंचती है आंख के पास, वो अभिनेत्र होता है, याद रखना। अभिदृश्यक क्या है, ये वाला। ठीक है, ये अभिदृश्यक है, ये अभिदृश्यक है, ये अवतल दर्पण जो लगा है वो अभिदृश्यक है। ठीक है, जिस पर प्रकाश किरण आके टकरा रही है पहली बार। ठीक है,
अविदृश्यक की फोकस दूरी किधर होगी, अवतल है तो अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक FO लिखा है, ठीक है। और नेत्रिका की फोकस दूरी FE क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि ये उत्तल है तो उत्तल के लिए क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। बाकी कोई अंतर नहीं है, सबसे इजी है, इतना ही पढ़ना है आपको और ये हो गया डन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करेंगे और क्लास को खत्म करेंगे बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दूंगा, अगर कोई बच्चा कर पाता है तो अच्छी बात है, बट इस क्वेश्चन को चलो। एक वक्त अपनी आंख से केवल 50 सेंटीमीटर तथा 400 सेंटीमीटर की बीच स्थित वस्तुओं को देख पाता है। बेटा देखो ये आंख है, ठीक है बेटा, ये आंख है, ठीक है, ये आंख है, कैसे बनाऊं आंख, चलो ये मान लो आंख है, ठीक है। ये आंख जो है, ये आंख कहां तक की वस्तु देख पाती है बेटा, थोड़ा ठीक से बना देते हैं आंख। ठीक है, ये आंख है बेटा। अब इस आंख से ये बताया गया है कि दूरी ली गई है कुछ, ठीक है, इस आंख से कुछ दूरी है, कितना है, 50 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर। मान लो ये 50 सेंटीमीटर की दूरी है, ए बिंदु है ये, ठीक है, जिसकी दूरी यहां से यहां आंख तक की कितनी है बेटा, 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर से ये कहां तक देख पा रही है बेटा, ये लगभग बी बिंदु तक देख पा रही है। बी बिंदु जो है, जो कि दूरी है कितनी, 50 सेंटीमीटर, और इस बी बिंदु की दूरी आंख से कितनी है बेटा, 400 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां के बीच की वस्तुएं देख पा रही है, मतलब ए से बी के बीच में जो भी वस्तुएं हैं, यहां पर जो भी वस्तुएं हैं, इसको ये देख सकती है, ठीक है, ये आंख देख सकती है। अच्छा, उस व्यक्ति को अनंत तक स्पष्ट देखने के लिए किस प्रकृति और कितनी शक्ति के लेंस के आवश्यकता होगी, अगर वो अनंत तक की चीज देखना चाहता है, ठीक है, उस व्यक्ति को अनंत तक स्पष्ट देखना है, पास की वस्तु को बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, अनंत की वस्तु को देखना है। अनंत की वस्तु को अगर देखना है तो कितना होना चाहिए बेटा, ये पूछा गया है, ठीक है। अगर अनंत तक की वस्तु को देखना है, इसको पास की वस्तु, चलो ठीक है, अनंत तक की वस्तु को देखना है तो पास की दूर वस्तु कितनी होती है बेटा, डी दूरी तक, मतलब 25 सेंटीमीटर। ये डी मान लो ये पॉइंट पी है, या पी ना मानो, चलो मैं मान लेता हूं ये ए डैश है, या डी मान लो, डी दूरी होती है ना यहां तक, तो 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक देखना है उसको, न्यूनतम मतलब 25, मतलब ये सब जो है प्रतिबिंब यहां पर बनना चालू कर, मतलब इसमें दो तरह के दोष हैं, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, ठीक है। मतलब पास की वस्तु भी नहीं दिख रही है, मतलब दूर दृष्टि दोष है, और दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। तो दोनों दूर करने हैं बेटा, दोनों दूर करने हैं, कैसे करेंगे इसको सोचना थोड़ा सा। आप क्लास का टाइम हो चुका है बेटा, तो अभी मैं करवाऊंगा नहीं, इसको सोचना, कल क्वेश्चन करेंगे, कल सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने यहां पर छोटा सा हिंट दिया है आपको, डी से लेके वहां तक करना है, दो तरह के लगेंगे, कैसे करना है, कैसे बनाना है, आप बताना मुझे, ठीक है। अवतल होगा, उत्तल होगा, क्या होगा आंसर मुझे बताना, कल मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो पढ़ते रहो।